हेलो स्टूडेंट्स। सो थीम के हिसाब से आप सोच ही सकते हैं कि आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली आज अपन क्लास 11th का ही बॉटनी का प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। सो मैंने ये सोचा कि इंस्पाइट ऑफ गोइंग टू ऑन दी क्लास 12th मैं क्लास 11th ही पहले खत्म कर देती हूँ। ठीक है, सो उससे ये होगा कि हमारा एक मेजर टॉपिक खत्म हो जाएगा, दैट इज क्लास 11th खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो अगर अपन प्लांट किंगडम की बात करें, सो ये जो प्लांट किंगडम चैप्टर है ये काफी वेटेज रखता है, अप्रोक्सीमेटली 7% वेटेज रखता है। ठीक है, मतलब ऐसे मान के चलो ऑन एन एवरेज यहाँ से आपको 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड इसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। वही अपना थीम रहेगा कि अपन एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन जाएंगे एंड एक भी लाइन स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो अगर अपन प्लांट किंगडम की इंट्रोडक्शन की बात करें, सो इसकी स्टार्टिंग होती है प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब डाइवर्सिटी वाले चैप्टर से। ठीक है, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन था विटाकर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो कि विटाकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का 1969 में, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारा जो पूरा का पूरा डाइवर्सिटी है वो डिवाइडेड है इनटू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलियन, प्लांटे। ये सारे किंगडम है, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमको डील करना है किंगडम प्लांटे के साथ। इससे पहले मैंने जो वीडियोस डाली थी वो किंगडम एनिमेलिया के ऊपर डाली थी, तो अगर आप लोगों ने किंगडम एनिमेलिया वाला वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार जाके जरूर देखना। ठीक है, सो popularly known as plant kingdom. Okay, fungi and the member of the Monera and Protista have cell wall have now been excluded from the plantae. पहले ऐसा था कि आपके मतलब जब विटाकर का क्लासिफिकेशन नहीं आया था उससे पहले ऐसा था कि जो फंगाई है, जो मोनेरा है, ठीक है, ऑल्दो इनके मेंबर्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट था, क्योंकि उस टाइम पे सेल वॉल के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। तो प्रोटेस्टेंट्स हो गए, मॉरन आपके मोनेरा हो गए और आपके फंगाई हो गए, इनके पास ऑल्दो सेल वॉल था बट स्टिल उनको आपका विटाइकर क्लासिफिकेशन में हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसके अलावा अदर देन सेल वॉल काफी सारी डिसिमिलैरिटीज थी जो ओरिजिनल प्लांट्स हैं। ठीक है, दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। सो द साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया है बेसिकली इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोल देते हैं, बट ये एल्गे नहीं है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, blue green algae, and is not a algae anymore. In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms under the plantae. तो हम किंगडम प्लांटे में इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, okay. So let us also look at the classification within the angiosperms to understand some of the concern that influence the classification system. ठीक है, सो बेसिकली ये भी आपके कोई ना कोई क्लासिफिकेशन से ही इस तरीके से डिवाइड हुए हैं कि ये वाला प्लांट एल्गे में जाएगा, ये वाला ब्रायोफाइट, ये वाला टेरिडोफाइट, ये वाला जिम्नोस्पर्म, ये वाला एंजियोस्पर्म। सो किसी एक पर्टिकुलर बेसिस के पे हमने इनको क्लासिफाई किया है। ओके, सो द अर्लियर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सो सबसे पहले जब इतना ज्यादा इन्वेंशन नहीं था तब उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जैसे कि वो कहाँ रहते हैं, कैसा कलर है उनका, कितने नंबर या कितने शेप ऑफ लीव्स वो कंसिस्ट करते हैं, इन सब के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि जो हम बाहर से कैसा अपीयरेंस दिख रहा है। ठीक है, नाउ दे वर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जब ये वाला अगर पूछा जाए कि लीनियस क्लासिफिकेशन जो था वो किसके बेसिस पे दिया गया था, तो वो बेसिकली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे दिया गया था या फिर एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे के बेसिस पे दिया गया था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको मार्क कर लेना।
सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल। इन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लीनियस क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल सिस्टम भी बोलते हैं। इस आर्टिफिशियल सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या फिर एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को ही कंसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उन्होंने एक बहुत पास वाली, मतलब दो, जैसे सपोज करो एक स्पीशीज है और एक बी स्पीशीज है। ऑल्दो इन दोनों में काफी सारी सिमिलैरिटीज थी, मतलब ये एक दूसरे से काफी ज्यादा रिजेम्बल करते थे, बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स ऐसे लिए, जैसे कि सपोज करो इस पर्टिकुलर बी में अगर हम एंड्रोशियम की बात करें, सो यहाँ पर सपोज करो कि जो एंड्रोशियम था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका एंथर वाला पार्ट था, उसमें एंथर में आपके सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे स्टेमेंस थे। ठीक है, और यहाँ पे 3 स्टेमेंस थे। तो जिनके पास 3 स्टेमन थे उनको एक साइड ग्रुप कर दिया, और बी जिसके पास 4 स्टेमन थे उनको एक साइड ग्रुप कर दिया। ठीक है। Such systems were artificially, they separated a closely related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. So it is very important line. ये बहुत बार पूछी गई है कि आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज जो है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया जाता है। बट ये जरूरी नहीं है कि मतलब अभी के टाइम पे हम ऐसा इसलिए नहीं देखते हैं, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम बदलते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे मौसम बदलेगा वो अपने जो उनका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो भी चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। So this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by the environment. Done. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सी। ये चैप्टर अपने आप में ही काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसकी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तुम समझ रहे हो, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चालू किया है। इंट्रोडक्शन यूजुअली बच्चे स्किप कर देते हैं, बट उस इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो ये जो लाइन तुम यहाँ, ये जो पैराग्राफ देख रहे हो, बेसिकली ये एनसीईआरटी में आप मार्क कर लेना, और मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी लेके साथ में बैठा करो। ओके। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन, अभी हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करी, जिसमें हम या तो वेजिटेटिव कैरेक्टर या तो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें वेजिटेटिव और आपका सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है। सो दैट्स वाई हमने इसे बोला कि आर्टिफिशियल है, हमें नहीं चाहिए ये ऐसा। ठीक है, हमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती बेसिकली, है ना, तो ये मान के चलो। तो हमने इस वजह से इसको खारिज कर दिया। अब आता है हमारा क्या, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्स विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। ठीक है, सो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे था अमंग द ऑर्गेनिज्म, and consider not only the external feature but also the internal feature, जैसे कि उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उनकी एनाटॉमी देखी जाती थी, उनकी एम्ब्रियोलॉजी देखी जाती थी, फाइटोकेमिस्ट्री देखी जाती थी, और फिर डिसाइड किया जाता था कि ये पर्टिकुलर प्लांट किस ग्रुप में जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हो नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम कितनी सारी चीजें देख रहे हैं। आर्टिफिशियल में हम सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे थे, बट नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम बाहर की एक्सटर्नल फीचर्स तो देखते ही देखते हैं, बट साथ में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री भी देखते हैं। Such a classification for flowering plant was given by George Bantam and Joseph Dalton Hooker. Again, a very important. So, natural classification was given by George Bantham and Joseph Dalton Hooker, and it is also known as Bantham Hooker classification. So, natural classification को हम Bentham Hooker classification भी कहते हैं, और ये किसने दिया था अगर हम पूरा नाम बोलें तो जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ये अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूजुअली बच्चे स्किप कर देते हैं, उनको लगता है इंट्रोडक्शन में इतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है ही नहीं, बट एक्चुअली आप यहाँ देखोगे तो इस चैप्टर में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। At present,
phylogenetic classification system based on the evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. अब जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे-जैसे चीज़ें विकसित होंगी, जैसे-जैसे आप आगे चीज़ें इन्वेंट करोगे, सो उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी और ज़्यादा आपके हम देखने लग जाते हैं। सो ऐसे ही हमारा एक और क्लासिफिकेशन आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों से रिलेटेड क्लासिफिकेशन, मतलब अब हम यहाँ पे बेसिकली जो हमारे फॉसिल्स हैं, जो हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उसके थ्रू हम देखेंगे कि हमें ये प्लांट को किस ग्रुप में डालना है और किस ग्रुप में नहीं डालना है. So it is based on the evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. ठीक है. Now this assumes that organism belonging to the same taxa have common ancestor. ठीक है. So अगर कोई organism है, suppose करो A and B, एक और आपका एक organism A है और एक organism B है, अगर ये सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इनके एंसेस्टर जो हैं वो दोनों के एंसेस्टर्स जो है वो सेम है. ठीक है. We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. अब हर चीज के लिए फॉसिल नहीं मिलती, क्योंकि अपने अर्थ पर इतने सारे चेंजेस हुए हैं कि कई बार हमको नहीं देखने को मिलता है कि इसकी फॉसिल मतलब ये जो पर्टिकुलर प्लांट जो अभी है, ये इसका कोई एविडेंस नहीं है कि पहले इसका कौन-सा लिंक रहा होगा या इसका कौन-सा एंसेस्टर रहा होगा। सो कभी-कभी ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती है। देन वी विल गो टू द अनदर क्लासिफिकेशन। नाउ एक हमारी आती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तो इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हम कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है? सो व्हिच इज़ नाउ ईज़िली कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। अब जैसे-जैसे चीज़ें इन्वेंट होंगी, हम उन सब चीज़ों का यूज़ करते जाते हैं। Is based on all observable characteristics, numbers, and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. So basically हर एक कैरेक्टर को लाइक कि इसमें कितनी लीव्स हैं, तो उसको लेट्स सपोज अगर इसमें 1 लीफ है तो हमने उसको कोड कर दिया 4. ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ. ठीक है, इस तरीके से नहीं होता है. फिर जैसे कि इसमें 4 पेटल्स रहती हैं, ठीक है, तो हमने उसको कर दिया 10. ठीक है. सो अब जितने भी ऐसे प्लान्स होंगे जिनमें इस तरीके का कोड्स होंगे, वो आपको एक स्क्रीन पे दिख जाएंगे. सो इस तरीके से हम असाइन कर देते हैं हर एक कैरेक्टर को एक नंबर. And the data are then processed. In this way, each character is given equal importance. अब हम यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को एक इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हर एक कैरेक्टर को कोड दे रहे हैं, एक नंबर दे रहे हैं. तो हम यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. एट द सेम टाइम 100 ऑफ द कैरेक्टर कैन बी कंसिडर. सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी. इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी करके भी एक टेक्सोनॉमी है जो कि हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं. यहाँ पर हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं और यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को एक नंबर या कोड असाइन हो जाता है और यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है. अब इसी तरीके से एक होता है साइटोटैक्सोनॉमी. सो साइटोटैक्सोनॉमी तुम्हें नाम से पता चल रहा है, समथिंग रिलेटेड टू दी साइटोप्लाज्म या साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. सो इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने हैं प्लांट्स के, या स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे आप साइटोटैक्सोनॉमी के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे. देन हमारा आता है कीमोटेक्सोनॉमी. तो कीमोटेक्सोनॉमी यूज करते हैं कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल. सो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करके प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करेगा और क्लासिफाई करने में हेल्प करेगा, रिजॉल्व करेगा कंफ्यूजन्स, एंड आर यूज्ड बाय द टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज. सो आई होप ये तीनों चारों चीजें जो हैं ये क्लियर हो गई होंगी. क्लासिफिकेशन एक तो आपका कौन सा हुआ, सबसे पहले आर्टिफिशियल पढ़ा हमने जो कि लीनियस ने दिया था. फिर हमने पढ़ा था नेचुरल क्लासिफिकेशन जो कि बैंथम और हुकर ने दिया था. फिर हमने पढ़ा था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फिर हमने पढ़ा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, देन साइटोटैक्सोनॉमी एंड देन कीमोटैक्सोनॉमी. नाउ एल्गे क्या होते हैं? एल्गे बेसिकली क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक
एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब बहुत सिंपल से होते हैं। थैलॉइड मतलब थैला जैसा स्ट्रक्चर, थैला होता है ना, बैग होता है, सिंगल फ्लैट थैलॉइड जैसा स्ट्रक्चर होता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ज्यादातर पानी में रहने वाले होते हैं, दोनों ही फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे और मरीन वाटर में भी मिल जाएंगे। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिट्स, हैबिटाट, ये आपके और भी बहुत सारे हैबिटाट में पाए जाएंगे, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन में पाया जाएगा, सॉइल में पाए जाएंगे, वुड में पाया जाएगा, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद द फंगाई। अब जब एल्गे फंगाई के साथ एसोसिएशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लाइकिन। क्या बोलते हैं? लाइकिन। तो यूजुअली क्या होता है, एल्गे का जो पार्ट रहता है ना, वो बच्चों ऊपर की तरफ रहता है सॉइल के, और जो फंगाई का पार्ट रहता है वो नीचे की तरफ रहता है। सो यहाँ पे ये जो एल्गे है, वो क्या करेगा, वो खाना बनाने का काम करेगा, और फंगाई क्या करेगी, फंगाई उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी कि ले भाई अब तो खाना बना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके सिम्बायोसिस में रहते हैं। और अगर एल्गे एनिमल के साथ अगर आ जाए एसोसिएशन में, यूजुअली आपके स्लोथ बियर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है इसे याद रखना। द फॉर्म and the size of the algae is highly variable। ठीक है, साइज और फॉर्म दोनों ही बहुत ज्यादा रेंज करते हैं। सो ये आपके कॉलोनियल फॉर्म मतलब ग्रुप में रहने वाले वॉल्वॉक्स से लेके फिलामेंटियस फॉर्म जैसे कि योलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा तक रेंज करते हैं। अ फ्यू ऑफ मेरीन सच एज कैल forms a massive plant body। Again a very favorite questions में से एक है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है तुम लोगों के टेस्ट सीरीज में, तो इसको याद रखना। एंड ऑल्सो ये नीट का पीवाईक्यू भी है, तो इसको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो एक कैल्प करके एक एल्गे है जो कि आपको यूजुअली मरीन वाले पानी में देखने को मिलेगा, ओशन में देखने को मिलेगा, जिसका प्लांट बॉडी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। डन। सो आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। नाउ द algae रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तीनों से ही आपके ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे करेगा, फ्रेगमेंटेशन से, जिसमें हर एक फ्रेगमेंट जो है वो थैलस में डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से थैलॉइड बॉडी होगी। अब ये डिवाइड करेगा एक ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करेगा फ्रेगमेंट्स में, एंड हर एक फ्रेगमेंट एक थैलस में कन्वर्ट हो जाएगा। Asexual reproduction is by production of different type of spores, the most common being the zoospore। Again a very important point। ये सबसे ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट रहता है, क्योंकि आप जब आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे जब आप ब्रायोफाइट्स पढ़ोगे, जब आप जिम्नोस्पर्म्स पढ़ोगे, तो ये जो स्पोर से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, ये ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखना है कि अगर मैं एल्गे के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, सो वो स्पोर से होंगे, और उसमें भी जू स्पोर से होंगे। किससे होंगे, जू स्पोर से। ठीक है, ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है जू। जू का अपन यूजुअली ऐसे देखते हैं कि वहां पर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो एनिमल कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, सो जो जू स्पोर होते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मतलब वो मोटाइल होते हैं, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सो ये जू स्पोर नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। डन। नाउ sexual reproduction take place through fusion of two gametes। वही जो आपका सेक्सुअल मेथड होता है, जहां पर दो गैमीट्स फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, ताकि नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो सके। नाउ these gametes can be flagellated and similar in size। अब अगर फ्लैजिलेटेड है और इनका साइज भी सेम है, ठीक है, जैसे कि आपको यूलोथ्रिक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसी का ऐसा भी हो सकता है कि नॉन फ्लैजिलेटेड है, बट
सिमिलर साइज है जो कि आपको स्पाइरोगेरा में देखने को मिल जाएगा, इस तरीके के हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। सो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ठीक है, यहाँ पे फ्लैजेला नहीं देख रहे हैं अपन, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, कि अगर वो सिमिलर साइज के हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। मतलब मेल और फीमेल का साइज, गैमीट का साइज, ठीक है, अगर सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आइसोगैमस। ठीक है, आइसो का मतलब ही क्या होता है, सेम, सिमिलर, सिमिलर। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स ऑफ डिसिमिलर इन साइज एज इन द स्पीशीज ऑफ यूडोरेना। ठीक है, तो यूडोरेना में क्या होता है कि वहां पे जो गैमीट के साइज होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, मतलब एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइज डिफरेंट है तो इनको हम क्या बोलेंगे, एन आइसोगैमस। एन, एन फॉर कि आपका नहीं है, आइसो मीन सिमिलर, मतलब वो सिमिलर नहीं है, कौन, गेमीट्स। सो एन आइसोगैमस में जो साइज है वो डिसिमिलर होता है। फ्यूजन ऑफ बिटवीन वन लार्ज non-motile female gamete and a small motile male gamete। अब यहाँ पे एनाइसोगैमस में क्या हो रहा था कि हो सकता है दोनों, एक छोटा एक बड़ा हो, दोनों ही नॉन मोटाइल हो या दोनों ही मोटाइल हो। ठीक है, लेकिन आपके जो oogamous होता है, जो oogamous होता है वहां कैसी कंडीशन आती है कि जो फीमेल गैमीट रहता है वो तो लार्ज साइज का रहेगा और नॉन मोटाइल होगा, वहीं पे जो मेल गैमीट रहता है वो छोटा होता है फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में, बट वो मोटाइल होता है। ठीक है, सो ये कंडीशन कौन सी हो गई, oogamous की। कहाँ देखने को मिलती है, अगेन वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। सो यहाँ पर बेसिकली आपको इम्पोर्टेंट है ये वाला पूरा पॉइंट, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार डिराइव होते हैं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको याद रखना विद एग्जांपल्स, कि आइसोगैमस में अगर हम बात कर रहे हैं फ्लैजेलेटेड की तो यूलोथ्रिक्स, अगर हम नॉन फ्लैजेलेटेड की बात कर रहे हैं तो स्पाइरोगेरा, अगर हम एन आइसोगैमस की बात कर रहे हैं तो यूडोरेना, और हम oogamous की बात कर रहे हैं तो दो एग्जाम्पल आ रहे हैं, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। नाउ दीज कैन गैमीट्स कैन बी, ओके फर्दर वही रिपीट हो गया है, ओके लेट्स स्किप इट। algae आर यूजफुल टू द मैन इन वेराइटी ऑफ वेज, अगेन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये वाला पॉइंट। At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out algae through photosynthesis. So यहाँ से करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है कि at least half of the total carbon dioxide, मतलब अर्थ पे हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कौन फिक्स करता है, हमारे एल्गे फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब तुम यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर अभी हमने मेरे ख्याल से 4 या 5 स्लाइड ही करी होंगी, उसी में से ही हमको अभी तक में 6 से 7 क्वेश्चंस आराम से मिल चुके हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Being a photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। ये भी लाइन पूछी गई है। Okay. They are the paramount importance as a primary producer of an energy-rich compound which form the basis of the food cycle of all the aquatic animals. Okay, again a very important point. जो aquatic animals होते हैं उनमें जो फूड साइकिल का स्टार्टिंग वाला जो होता है, जिसको यूजुअली आपके हर्बीवोर खाते हैं, वो एल्गे ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आपका इम्पोर्टेंट, many species of the Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of the marine algae used as food। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी स्पीशीज जो है आप एज अ फूड खा सकते हो, सो दैट इज योर पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगैसम। डन। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है।
आप बोल रहे होगे कि मैम आप हर स्लाइड पे इम्पोर्टेंट बोल रहे हो, बट एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। यहाँ हर एक मतलब लाइन इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चंस उठ के आए हैं। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा चुकी है। रेड एल्गा प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब वो वाटर को पकड़ के रख सकते हैं, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उनके पास। नाउ एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एल्गिन या एल्जिन। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राउन एल्गे। ये ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या होता है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन में एल्जिन प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गा एंड कारगिन प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन एल्गा, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो बेसिकली एल्जिन जो होता है वो ब्राउन एल्गा प्रोड्यूस करता है, एंड कारगिन जो होता है वो रेड एल्गा प्रोड्यूस करता है। दोनों ही क्या है? हाइड्रोकोलोइड, जो कि हम कमर्शियली यूज करते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों ने बेसिकली घर पे या कहीं पर भी देखा होगा, वो जो मनी प्लांट में हम एक स्टिक जैसा लगा देते हैं ना, हरी कलर का स्टिक लगा देते हैं, जो कि सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। सो बेसिकली वो यही होता है, हाइड्रोकोलॉइड ही होते हैं। ठीक है, जो कि आपका वाटर तो प्रोवाइड करता ही है, बट साथ साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्जिन जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ब्राउन एल्गे। एंड कारगिन कौन प्रोड्यूस, सॉरी, रेड एल्गे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कारगिन। ओके, नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, agar, one of the commercial product obtained from Giladium and Gracilaria। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या प्रोड्यूस होता है, या अगार किसका कमर्शियल प्रोडक्ट है, मतलब किस चीज से ऑब्टेन्ड होता है। सो इट इज जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि अगार जो है वो किसका कमर्शियल प्रोडक्ट है, रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा, ग्रीन एल्गा, या फंगा, या कोई सा भी चौथा, या नन ऑफ दीज अब ऐसा कर देते हैं। सो बेसिकली जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है ये रेड एल्गा के एग्जाम्पल है, तो रेड एल्गा से ऑब्टेन्ड होता है। Are used to grow microbes and in preparation of the ice creams and jellies। तो ये भी important है। Okay, so another important point, chlorella, a unicellular alga rich in protein, is used as food supplement even by the space traveler। Done। अब हमारा further जो alga है वो 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। सो क्लोरो कैसे होते हैं? इनको हम ग्रीन एल्गा भी बोल देते हैं, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गा भी बोल देते हैं, एंड रोडोफाइसी को हम रेड एल्गा भी बोल देते हैं। सो आई होप ये पूरा स्लाइड अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। टुडे विल कंप्लीट ओनली द एल्गा पार्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे, मतलब पूरा तो नहीं बट हाँ लाइक ब्रायोफाइट्स तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। ओके, सो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो पहला जो सेक्शन है ये ग्रीन एल्गा का है, ये ब्राउन एल्गा, दिस इज योर रेड एल्गा। सो ये जो आप देख रहे हो, जो गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कॉलोनियल फॉर्म में जो रहता है, तो उसका क्या आंसर था? वॉल्वॉक्स। तो ये कॉलोनी में रह रहा है ना, ये डॉटर कॉलोनी है और ये ऊपर वाली पेरेंटल कॉलोनी है, तो वॉल्वॉक्स। ये इस तरीके से फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो दिस इज योर यूलोथ्रिक्स। क्या है ये? यूलोथ्रिक्स। अगेन तुम लोगों को अगर आंख सच्चे चाहिए तो इमेजेस भी पढ़ के जाना, बिकॉज हो सकता है, क्योंकि एम्स के अगर क्वेश्चन वो लोग डाले तो हो सकता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर तुम स्क्रीन पे देख रहे हो फोटो, उसमें से क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज ये वाली जो चीज है, जो ब्राउन एल्गा की जो पार्ट है, ये एम्स में पूछा जा चुका है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, दैट इज ब्राउन एल्गा के फर्स्ट की, तो दिस इज योर लैमिनेरिया। ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो ये है आपका फ्यूकस, एंड दिस इज योर डिक्टेटा। अगर मैं रेड एल्गा के फर्स्ट की बात करूँ तो दिस इज योर पोरफायरा, एंड दिस इज योर पॉलीसिफोनिया। फाइन, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे
class 1 of the alga, that is the chlorophyce. So this is also known as the green alga. क्लोरो का मतलब ही मतलब आपके उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, और ये ग्रीन पिगमेंट होता है. सो दिस इज योर ग्रीन alga. सो क्लोरोफाइसी कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन alga. ये आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड, कॉलोनियल भी हो सकते हैं. ठीक है, जो कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि अपन ने अभी देखा वॉलवॉक्स को, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, मतलब जैसे कि योलोथ्रिक्स. ठीक है, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन. अब ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ग्रास ग्रीन कलर के क्यों होते हैं. सो दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी. अब इनमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, बट कौन सा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके पास ग्रास ग्रीन कलर आता है. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन अ डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट. जो पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे. डन. क्लोरोप्लास्ट का शेप जो है वो डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, अलग अलग स्पीशीज में. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, जिसको आप क्या बोलते हो, पायरेनोइड्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है. ठीक है, सो बेसिकली पैरानोइड्स क्या है, आपके स्टोरेज बॉडीज है. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि टेस्ट सीरीज में पूछा जा सकता है, एंड ऑल्सो ये PYQ भी रह चुका है. नाउ पायरेनोइड कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. ठीक है, सो पायरेनोइड में स्टार्च और प्रोटीन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. सम algae may store food in the form of oil droplets. तो पैरानोइड में प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च भी प्रेजेंट होगा, और अगर मैं एल्गे की और बात करूं तो कभी कभी वहां पर आपको कुछ एल्गेज में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिल जाते हैं. ओके, अगर अपन अब आगे बढ़े, सो ग्रीन alga यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल. ग्रीन alga में कैसी सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पैक्टोस. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो ये वाले जो लाइन है ये भी पूछी जा चुकी है कि ग्रीन alga की जो सेल वॉल है वो कैसे होती है. सो इनर लेयर जो होगी वो सेलुलोज से बनी होगी, और जो आउटर लेयर होगी वो पैक्टोस से होगी. मतलब अगर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और इसके बाहर अगर एक और लेयर है सेल वॉल की इस तरीके से, तो ये वाली जो होगी ये सेल्यूलोज की होगी. ठीक है, एंड इससे बाहर वाली लेयर लाइट ग्रीन से बना लेते हैं इस तरीके से. तो ये वाली जो होगी सेल्यूलोज को कवर करते हुए किसकी होगी, पैक्टोज की होगी. आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, आई होप कि दिख रहा होगा. ओके वेट जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, पढ़ चुके हैं, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. ठीक है, एसेक्सुअल वही आपका फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से, जूस्पोर में मैंने जो अभी तुम्हें कहानी सुनाई थी उससे याद रखना. ठीक है, और जो जूस्पोर जिसके ऊपर रिसाइड करता है, जो कि प्रोड्यूस करता है बेसिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, जूस्पोरेंजिया. जूस्पोर्स को कंटेन करने वाला कौन होता है, जूस्पोरेंजिया. Done. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of the sex cells. It can be isogamous, anisogamous और oogamous. ठीक है, एल्गे के जब अपन पूरा डिटेल में पढ़ रहे थे तब वहां देख लिया था. ग्रीन एल्गा के एग्जांपल्स हो गए क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, योलोथ्रिक्स, पायरोगेरा एंड कारा. तो ये आपको याद रखने हैं. ठीक है, क्योंकि ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनमें से कितने ग्रीन एल्गाज हैं, कितने रेड एल्गाज है, तो ये आपको याद रखना है. आई होप क्लोरोफाइसी समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं. सो फियोफाइसी कैसा है, ब्राउन एल्गा है यूजुअली. ठीक है, ये आपको ज्यादातर आपको मरीन हैबिटेट में देखने को मिल जाएगा. अगेन इसका साइज और फॉर्म बहुत ज्यादा वेरी करता है. So the member of the Phaeophyce or the brown alga are found primarily in the marine habit. They show great variation in size and form.
They range from simple branched filamentous form, that is the एक्टोकार्पस, मतलब ये छोटू सा दिखेगा तुम्हें, बढ़िया सा, थोड़ा थोड़ा ब्रांचेस होंगी, ज्यादा घनी ब्रांचेस नहीं होंगी, ठीक है, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय द कैल्प। और जब तुम कैल्प को देखोगे तो उसकी हाइट तो 100 मीटर्स होती है, बट वो बहुत ज्यादा ब्रांच्ड भी दिखता है, ठीक है। सो एक्टोकार्पस बहुत सिंपल सा होगा, बट वहीं पे कैल्प की हाइट भी अच्छी होगी 100 मीटर की, एंड वो बहुत ज्यादा ब्रांच्ड भी होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है ये। अगेन ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइसी में क्या होता था, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटेनॉइड प्रेजेंट होते हैं एंड ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होता है। इन्हीं की वजह से आपको ब्राउन कलर मिलता है या ऑलिव ग्रीन कलर मिलता है, इन्हीं के combination say. So they vary in the color from olive green to the various shades of the brown depending upon the amount of xanthophyll pigment. कितना ज्यादा xanthophyll, कितना ज्यादा fucoxanthin उसमें प्रेजेंट है, वो कलर की रेंज डिसाइड करते हैं। फूड कैसा स्टोर्ड होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होगा। इसके फूड के स्टोरेज का नाम क्या होता है, मतलब वो जो फूड स्टोर होता है उसका नाम क्या है, लैमिनेरिया कह सकते हो या फिर मैनीटोल भी कह सकते हो। द वेजिटेटिव सेल हैव सेल्यूलोसिक वॉल। वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, उसके पास सेल्यूलोसिक वॉल होती है जो कि जिलेटेनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन से कवर्ड रहती है, मतलब वही, अगर हमारा ये सेल है, मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हमारी सेल्यूलोज की सेल वॉल हो गई, ठीक है, सेल्यूलोज की सेल वॉल हो गई, और इसके ऊपर एक एल्जिन की कोटिंग हो गई, जेलेटिनियस कवरिंग हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोटोप्लास्ट contain in addition to the plastids a centrally located vacuole and the nucleus. So प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स के अलावा वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk, the stipe, and the leaf-like photosynthetic organ frond. So अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखोगे, सो ये होल्ड फास्ट है जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, ये स्ट्राइप हो गया, एंड ये फ्रॉन्ड हो गया, मतलब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, मतलब जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। डन, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस अगेन बाय द फ्रेगमेंटेशन। एल्गे में हम जब पढ़ रहे थे तब देख लिया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होता है, ये याद रखना। कैसे होते हैं ब्राउन एल्गा में, बाई फ्लैजिलेटेड, मतलब दो फ्लैजिला वाले जूस्पोर होंगे, दैट अपीयर पियर शेप्ड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे वर्ड इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ इतना क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं। सो कैसे शेप होता है इनका, पियर शेप, पियर कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से कुछ पियर शेप्ड होता है ना। सो यहाँ से ऐसे ही मान लो, ये इस तरीके से बाई फ्लैजिलेटेड रहते हैं, एंड हैव टू अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो यहाँ पे ये गौर करो और इसको मार्क कर लेना, कैसे होते हैं अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, मतलब कुछ इस तरीके के। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये हमारा पियर शेप्ड जूस्पोर, एंड एक हमारा छोटू सा फ्लैजुला होगा और एक हमारा बड़ा सा फ्लैजुला होगा, ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से, आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, ओगैमस भी हो सकता है। यूनियन ऑफ द गैमीट मे टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम, ठीक है। सो ओगोनियम इज बेसिकली जो फीमेल गैमीट कैरी करता है, तो या तो ओगोनियम के अंदर हो सकता है फॉर यूनियन ऑफ द गैमीट्स, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, या फिर पानी में भी हो सकता है, ठीक है। द गेमीट्स आर पायरिफॉर्म, अगेन अ पियर शेप, ठीक है। सो जो गेमीट्स हैं वो भी आपके पियर शेप्ड होते हैं, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, यहाँ पर भी फ्लैजिला लेटरली अटैच्ड होंगे,
एग्जाम्पल हो गया एक्टोकार्पस, डिक्टेटा, लैमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। तो ये भी एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आई होप फियोफाइसी समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज दी रोडोफाइसी। सो अगर मैं रोडोफाइसी की बात करूँ तो ये रेड कलर के होते हैं, इनकी वजह से इनको रेड एल्गा भी बोला जाता है। एंड इसके पास दो पिगमेंट्स इंपॉर्टेंटली होते हैं। बेसिकली इसमें एक ही दे रखा है तो विल गो दैट ओनली। आर फाइको एरेथ्रन। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और आर फाइको एरेथ्रिन भी प्रेजेंट होता है। Majority of the red alga are marine with greater concentration found in the warmer areas. So ये कहाँ पे पाए जाते हैं? उस जगह जहाँ पे थोड़ी गर्माहट होती है। पानी में तो पाए ही जाते हैं, बट उस जगह ज्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे पानी भी हो प्लस आपके गरम एरिया भी हो। They occur both in well-lighted region close to the surface of the water and also in the great depths ocean where relatively the light little light penetrates। मतलब ये सबसे गहरे समुद्र में भी पा लिए जाएंगे और ये सरफेस ऑफ द वाटर पे वाटर की सतह पर भी पाए जाते हैं। The red thalli of most of the red alga are multicellular। So वो जो रेड थैलस होता है वो कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हो, मतलब एल्गा से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरेडो, टेरेडो से जिम्नो, जिम्नो से एंजियो, आप देखो कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उनकी बॉडी में। सो रोडोफाइसी से कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ने लग गई थी। तो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो कैसा था वो कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, नाउ द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च। तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पर फूड कैसे स्टोर्ड होगा? फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में होगा, विच इज वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लोरिडीन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा, किससे सिमिलर था? एक अमाइलोपैक्टिन से और एक ग्लाइकोजन से। Red alga usually reproduce by vegetatively by fragmentation. They reproduces asexually by non-motile spores. तो यहाँ अभी जो पिछले दो थे वो तो जू स्पोर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे, बट यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर से वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों गैमीट्स कैसे हैं? नॉन मोटाइल हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। यहाँ पे सिर्फ oogamous जैसा ही रिप्रोडक्शन होगा, accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। एंड द कॉमन मेंबर्स आर पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रिसिलेरिया, जेलेडियम। सो यहाँ पे अगर तुम गौर करो, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस वाले पॉइंट पे, कि एक तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स हो रही है, दूसरा यहाँ पे सेक्सुअल और कैसा हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है? नॉन मोटाइल गैमीट्स के थ्रू हो रहा है। एंड तीसरा oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एंड यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये चार चीजें तुमको बता रही है कि प्लांट्स जो हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। तो हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो भी आपके नॉन मोटाइल होते हैं। और जो आपके एग जो प्रेजेंट होता है फीमेल में, वो भी आपका नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, और उसमें जब आप एंजियोस्पर्म में देखोगे तो वहां पर भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन पार्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। वो गैमस तरीके से वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो वही सेम चीज तुम यहाँ देख रहे हो, मतलब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि रोडोफाइसी से इवोल्यूशन चालू हो गया है। ठीक, सो दिस कंप्लीट्स योर एल्गा। फटाफट से ये एनसीईआरटी की टेबल भी देख लेते हैं। सो अगर क्लोरोफाइसी की बात करें तो इन्हें ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, स्टार्च इनका स्टोर्ड फूड होता है, सेल वॉल इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड
फ्लैजिला अगर अपन बात करें तो 2 टू 8 होते हैं, इक्वल और अपाइकल होता है, ठीक है? यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो मिल रही है वो ये अपाइकल वाली पार्ट है एंड प्लस हैबिटाट की कि फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। फियोफाइसी की अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन एल्गा, क्लोरोफिलेसी, फ्यूकोज़ैंथन होता है, मैनिटोल, लैमिनेरिया इनका स्टोर्ड फूड होता है, सेलुलोज और एल्जिन प्रेज़ेंट होता है। यहाँ पे 2 आपके प्रेज़ेंट होते हैं फ्लैजिला जो कि अनइक्वल और लेटरली पोज़ीशन्ड रहते हैं। ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिल जाएँगे। रेड एल्गा या रोडोफाइसी, क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोएरिथ्रिन ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। फाइकोएरिथ्रिन इसमें प्रेज़ेंट होता है, आर फाइकोएरिथ्रिन सॉरी ए और डी एक्स्ट्रा मिल रहा है। फ्लोरिडेन स्टार्च प्रेजेंट होता है, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना कि सेलुलोज के अलावा यहाँ पे पैक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर प्रेजेंट होता है सेल वॉल के ऊपर। यहाँ पे फ्लैजिला जो होती है एब्सेंट होती है, चाहे हम एसेक्सुअल की बात करें चाहे सेक्सुअल की बात करें। और ये आपको फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में देखने को मिल जाते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर एल्ग पार्ट। अब हम आगे मोस्ट प्रोबेबली ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।